जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सकें तथा सफल स्टूडेंट बन सकें। हेलो स्टूडेंट, यूसीआई 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 3.3 में। आज हम लोग इस सेशन में जानेंगे महत्तम समावर्तक के बारे में, यानी महत्तम समावर्तक यानी हाई कॉमन फैक्टर को हम लोग कैसे निकालते हैं और इनको निकालने के लिए क्या क्या विधियां है, यानी इसको हम लोग किस किस माध्यम से यानी उसका मसा यानी एचसीएफ निकाल सकते हैं, आज हम लोग इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लोग मसा समावर्तक कहते किसे हैं, यानी इसके डिफिनीशन से ही स्पष्ट हो जाता है कि हाई यानी महत्तम समावर्तक वैसा संख्या होता है जो उसके संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी उन जो भी संख्या होगी उसमें जो बड़ा संख्या होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका एचसीएफ कहते हैं। तो देखिएगा, यानी उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं एचसीएफ। तो ठीक है, तो हम लोग इसमें जानेंगे कि एचसीएफ तीन तरह से हम लोग उसको निकालते हैं, यानी कोई भी संख्या हो उसको एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग तीन तरह से निकालते हैं। एक पहला नंबर पर ध्यान देंगे कि पहला नंबर क्या करेंगे कि कोई भी संख्या के उसके अपवर्तक यानी फैक्टर कर कर हम लोग उसको क्या करेंगे, उसका मौसा निकाल सकते हैं। दूसरा है कि दूसरा उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, उसका मौसा निकाल सकते हैं। और तीसरा क्या है, हम तीसरा क्या सिखाएंगे कि उसको हम लोग भाग विधि से भी हम लोग उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग फर्स्ट पॉइंट नंबर पर ध्यान देंगे कि आखिर हम लोग एचसीएफ यानी हाई कॉमन फैक्टर को पहले हम लोग अपवर्तक के माध्यम से सीखेंगे, उसके बाद से अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से सीखेंगे और उसके बाद से हम लोग भाग विधि से सीखेंगे कि आखिर मसा उसको हम लोग किस तरह निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, हम लोग एक नंबर बिंदु पर बात करेंगे। देख रहे हैं कि महत्तम समावर्तक निकालने का पहला क्या है, विधि बतलाए थे अपवर्तक के माध्यम से, यानी अपवर्तक के माध्यम से जानेंगे। इसमें क्या होता है कि कोई संख्या अगर दो को संख्या दे दी हो, जैसे कि मान लीजिए 18 है, 18 का अपवर्तक क्या होगा, अपवर्तक क्या होगा, और एक संख्या दूसरे संख्या ले लेंगे जैसे कि 24 है, 24 का अपवर्तक निकालने जाएंगे। इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, पहले हम लोग अपवर्तक निकाल लेंगे, यानी इन दोनों संख्या को हम लोग क्या कर लेंगे, पहले फैक्टर निकाल लेंगे। तो 18 को यानी कौन कौन सी संख्या है जो 18 का फैक्टर है, यानी 18 का कॉमन है जो 18 को काट सकती है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है, और क्या होगी 2, और क्या कौन सी संख्या काटेगी, 3 काटेगी, और 4 नहीं काटेगी, 5 भी नहीं काटेगी, 6 भी 6 काट देगी, 6 काट देगी, और कौन सी संख्या है तो 9 दूना 18, 9 काट देगी, और उसके बाद से और कौन सी संख्या हो जाएगी, और एक जो है 18 है जो 18 को काट सकती है। यानी जब हम 18 का अपवर्तक निकालने गए, फैक्टर निकालने गए, तो देख रहे हैं कि हमें एक संख्या है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है जो 18 को काट सकती है। ठीक है, फिर उसी तरह हम लोग 24 को उसका फैक्टर निकालने जाएंगे, यानी अपवर्तक निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि 24 का कौन कौन सी संख्या काटेगी, एगो 1 काटेगा, उसके बाद से 2, उसके बाद से 3, उसके बाद से 4, उसके बाद से 6, उसके बाद से 12, उसके बाद से 8 होगा, उसके बाद से 8 होगा, उसके बाद से 12, उसके बाद से और 24 हो जाएगा। यानी इन सभी संख्या क्या कर रही है, इसको यानी उसको क्या कर रही है, काट रही है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में सार्व अपवर्तक खोजना है, यानी इन दोनों में कौन कौन सी संख्या है जो मिल रही है। तो देख रहे हैं हम लोग जब 18 और 24 का सार्व अपवर्तक निकालेंगे, तो देख रहे हैं कि संख्या हमें है जो 1 मिल रही है दोनों में, यानी दोनों जो संख्या है उसमें कौन कौन सी संख्या मिल रही है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिख दिए। फिर देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है,
तो हमारा क्या हो जाएगा 3 लिख दिए। फिर देख रहे हैं कि 4 इसमें है और इसमें नहीं है, यानी 4 इसमें है और इसमें नहीं है, इसमें 6 हो गया इसमें 4 हो गया, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, इसको नहीं लिखेंगे। फिर 6 इसमें है और 6 इसमें है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कोई संख्या मिल नहीं रही है तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब क्या बोला गया है कि इसमें यानी जो अपवर्तक होगा उसमें हाई कॉमन अपवर्तक, यानी जो बड़ा संख्या होगी वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें यहाँ पर ज्ञात हो रहा है कि हमारा 6 क्या है जी, 6 क्या है, 6 हमारा सबसे बड़ी संख्या है। तो यानी 18 और 24 का मस बराबर 6 हमारा क्या हो जाएगा, यानी 18 और 24 का मौसा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हम लोग एक अपवर्तक के माध्यम से उसको हम लोग निकालने गए और आसानी से निकाल लिए। अब दूसरा विधि पर बात करने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि पर। तो देखेंगे अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से निकालने जाएंगे तो देखेंगे कि क्या होगा। तो यदि यहाँ पर देख रहे हैं कि 18 और 24 का हमें क्या करना है, 18 और 24 का क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग पहले वाले सेशन में निकाले थे, उसको यहाँ पर भी थोड़ा सा उसको हम लोग याद कर लेते हैं। तो 18 को जब हम लोग निकालने गए तो 2 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 बार में चला गया, फिर यहाँ से 3 से करेंगे तो 3 बार में, फिर यहाँ पर 3 से तो 1 बार में। यानी अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि इन सभी बाहरी वाली जो संख्या होती है उनको गुणा करने के बाद से क्या हो जाना चाहिए, है हमारे पूरे संख्या के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, उसी तरह हम लोग 24 को जब निकालने जाएंगे तो 24 को 2 से निकालने गए तो 12, फिर 2 से निकालने गए तो 6, फिर 2 से निकालने गए तो 3, फिर 3 से निकालने गए तो 1। यानी हमें क्या मिला, यानी 18 का जब हम लोग गुणनखंड निकालने गए तो क्या मिला, 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर 3 मिला। उसी तरह अगर हम 24 को निकालने गए तो 24 का क्या मिला, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3। तो अब हम इन दोनों में क्या कर लेंगे, फिर वही काम करेंगे, इन दोनों में सार गुणनखंड खोजेंगे कि सार गुणनखंड आखिर है कौन। तो यानी 18 और 24 का सार्व गुणनखंड देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें कौन कौन सी संख्या मिल रही है, एक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यानी हमारे एक संख्या क्या मिल गई, 2 मिल गई, एक संख्या 2 मिल गई। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसको नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इसको नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर 3 है, एक यहाँ पर 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, यानी एक 2 मिला और एक 3 मिला। जब इन दोनों को हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6। यानी हम कह सकते हैं कि इसलिए 18 और 24 का मस बराबर 6। दूसरा विधि हम लोग अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हम लोग क्या कर लिए, उसका एचसीएफ निकाल लिए। यानी कोई भी संख्या हो, अगर आपसे कह दिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उन संख्या को पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद से उसका सार्व गुणनखंड खोजेंगे, यानी उन दोनों संख्या में सार्व गुणनखंड का अर्थ क्या है कि उन दोनों संख्या में कौन कौन सी संख्या है जो कॉमन है, जो कॉमन फैक्टर हो रहा है। तो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एक 2 मिल रहा है और एक यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 2 और 3 का गुणनखंड कर लिए, गुना कर लिए तो क्या मिला, 6 मिला। इस तरह हमारा 18 और 24 का मौसा क्या मिला, 6 मिला। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट अपने भाग विधि पर। तीसरे पॉइंट नंबर पर बात करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है कि भाग विधि द्वारा मौस ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि अगर 18 और 24 को भाग विधि से निकालना हो तो क्या करते हैं
इसमें क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, कि इसमें करना क्या होता है कि छोटी वाली संख्या को भागफल यानी भाज्य के रूप में रखते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, भाजक के रूप में रखते हैं। यानी बड़ी वाली संख्या को यहाँ पर रखेंगे और छोटी वाली संख्या जो हमारा दिया हुआ है 18 या इसको कहाँ रखेंगे, भाज्य के रूप में रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग करवाएंगे 24 से, क्या कि ये कितने बार में जा रहा है। तो देख रहे हैं कि 18 एकम 18 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि 18 दूना के करेंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा, हमारा भाग नहीं लगेगा। तो देख रहे हैं कि 18 एकम 18 कर लिए, तो 18 कर यहाँ पर घटाएंगे तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये भाग में चला जाएगा और जो हमारा फर्स्ट वाली संख्या थी वो क्या हो जाएगी, फिर पुनः भाग के रूप में इधर आ जाएगी। अब देख रहे हैं कि 6 के पारा में 18 कितने बार में है, 3 बार में है, तो यानी 3 बार में यहाँ पर कर लिए और 18 कर यहाँ पर हम लोग काट दिए। कटने के बाद यानी जहां पर 0 शेष होता है उसकी दाहिने वाले संख्या यानी उसकी ऊपर वाले दाहिने वाले संख्या क्या होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है, वही हमारा क्या होता है, मौसा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 18 और 24 का मौसा बराबर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 मिलेगा, हम लोग इसको लिखेंगे यानी अपने जो हमारा शेष होगा यानी शेष 0 होगा उसके दाहिने वाला संख्या नहीं लिखेंगे, उसके बाएं वाला संख्या लिखेंगे, यानी जिससे हम जो संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या को लिखना है। ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्या किया, थ्योरम के माध्यम से तीन बिंदुओं पर चर्चा करके उसको एचसीएफ निकालना सीखा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने एक्सरसाइज को बनाएंगे और ध्यान देंगे कि आखिर एक्सरसाइज हमारा 3.3 में क्या कर रहा है। तो 3.3 में देखने जा रहे हैं कि 3.3 में देखेंगे कि निम्नलिखित संख्याओं में मौसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। यानी एक के एक में देखेंगे कि हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त कि इसमें क्या करना है कि 24 और क्या दिया हुआ है, 36, इसमें 24 और 36 दिया है, उसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले। तो अभाज्य गुणनखंड इधर निकाल लेते हैं, 24 को निकालेंगे और 36 का निकालेंगे। ठीक है, तो 24 को निकालेंगे तो 12 दूना के 24, फिर 2 से तो 6 दूना के 12, फिर 2 से तो 3, यहाँ पर गए 2 से तो 18 दूना 36, फिर 2 से तो 9 दूना 18, फिर 3 से तो 3 के 9। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि 24 बराबर हमारा क्या क्या मिला, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और 36 बराबर क्या मिला, तो 36 बराबर देखने गए तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, सार गुणनखंड निकालेंगे। तो इन संख्या का सार्व गुणनखंड देख लेंगे क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर देख लेंगे, इससे यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। फिर देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, घेरा कर लेंगे, तो यहाँ पर भी 2 मिल गया। फिर अगला संख्या देखेंगे कि अगला संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो हमारी अगला संख्या क्या मिल गई, यानी 3 मिल गई। तो इस तरह हमारा क्या मिल गया जी, यानी 24 और 36 का मौसा कितना मिल गया। तो यहाँ पर देखने गए तो यहाँ पर 2 दूना के 4 और 3 12 मिल गया, यानी मौसा बराबर क्या हो जाएगा, मौसा बराबर 12 आंसर। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे, और कोई भी संख्या दिया होगा उसको पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद से उनका सार गुणनखंड निकालेंगे, सार गुणनखंड के बाद से देखेंगे कि उसका एचसीएफ कितना हो रहा है। तो मौसा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे। अब बात कर लेते हैं 1 के 2 पर। 1 के 2 देखेंगे कि दिया हुआ है 40 और 60, 40 और 60, 40 और 60। तो 40 का पहले निकालने जाएंगे और 60 का निकालेंगे, यानी 40 का और 60 का क्या कर लेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 से गए तो 20 दूना के 40, फिर 2 से 10 दूना 20, फिर 2 से 5 दूना के 10। अब नहीं कटेगा, यानी 5 से कटाएंगे तो 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से गए तो 30 दूना के 60, फिर 2 से गए तो 15 दूना के 30, फिर ये 3 से जाएगा 15, फिर 21 से 5 से जाएगा 5 एकम 5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं
कि 40 का क्या हो जाएगा, 40 का गुणनखंड निकालने का तो क्या क्या मिला, 2 गुने 5। और यहाँ पर हम लोग 60 का निकालने गए तो क्या मिला, 60 का निकालने गए तो 2 गुना 3 गुना 5। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो ये हमारा गुणनखंड निकल गया, यानी 40 का गुणनखंड निकल गया, 40 का गुणनखंड निकल गया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने थ्योरम में उसको आपको समझाया था। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर गुणनखंड लिख सकते हैं, यानी 40 का यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर लिख देंगे 40 का गुणनखंड। आपको समझने के लिए हम लोग लिख दिए 40 का गुणनखंड, यहाँ पर 60 का गुणनखंड, यहाँ पर 40 का गुणनखंड, यहाँ पर 60 का गुणनखंड। अब इन क्या करेंगे, अब इन संख्याओं में क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इन संख्याओं में 60 गुणनखंड खोजेंगे कि 60 गुणनखंड है क्या। तो देख रहे हैं कि इन संख्या में सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड कौन कौन सा है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। एक हमारा 2 मिल गया, फिर देखेंगे क्या है जी, फिर देखिए क्या है कि एक हमारा यहाँ पर एक यहाँ पर 2 है और एक यहाँ पर 2 है, तो हमारा एक और 2 मिल गया। फिर गए तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, तो हमारा एक 5 मिल गया। तो यहाँ पर हमारा क्या मिला, 2 2 5। तो इसलिए अतः 40 और 60 का मौसा बराबर क्या होगा, 2 दूना के 4 और 4 5 20, क्या होगा 20 हमारा क्या हो जाएगा, इनका मौसा हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आता होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग आगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर A के C पर ध्यान देंगे। A के C में दिया हुआ है 20 और 50। 20 और 50। अब हम आपको एक और आसान तरीका बतला देते हैं, क्योंकि आप तो इस यानी बेसिक के तौर पर तो गुणनखंड क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, उसके बाद से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी डायरेक्ट क्लिक उसको कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 20 का गुणनखंड निकालने जाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा, फिर 2 होगा, 2 दूना के 4 और 4 5 20, यानी 2 दूना के 4 और 4 5 20, यानी इन सभी का गुना करने के बाद से हमारा इतना मान आ गया, तो हम इसको कहेंगे कि हाँ इसका मान सही है। यानी 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, यानी 2 दूना के 4 हो गया। और फिर 4 में अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 20 न मिलेगा। देख लीजिए, जब इसको इससे गुना कराइएगा तो 2 दूना के 4 हुआ, और फिर 4 में 5 से गुना कराएंगे तो 4 5 20 हुआ। यानी हम लोग डायरेक्टली इसको मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक के तौर पर यहाँ पर हम लोग 2 क्वेश्चन को उसको समझा, उसको अच्छी तरह से बनाया। अब आप क्या कर लीजिएगा, अपने समय बचाने के लिए ये सब क्या कर लीजिएगा, यानी फास्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गए कि 20 का गुणनखंड कितना होता है, 2 गुने 2 गुने 5। तो यहाँ पर हम लोग जब 20 का गुणनखंड निकालिए और 50 का निकालना है तो 50 का गुणनखंड निकालेंगे, 50 का गुणनखंड निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 5 गुने 5, 2 5 10 और 10 5 50। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि इन संख्या का सार्व गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, एक संख्या 2 मिल रही है, एक संख्या 2 मिल रही है, यानी एक संख्या ऊपर मिल रही है 2, एक संख्या नीचे 2 मिल रही है, तो हमारा 2 हो गया। फिर देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, इसको नहीं लेंगे, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर है, तो एक हमारा 5 हो गया। इन सब का इनको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो अतः कह सकते हैं कि हमारा 20 और 50 का मौसा बराबर 10 आंसर, यानी 20 और 50 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डी नंबर
4 और 12, 4 और 12 दिया हुआ है, 4 और 12 दिया हुआ है। इसको हम क्या कर लेंगे, 4 का गुणनखंड निकालेंगे। 4 का गुणनखंड, गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 और 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड, 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 4 यानी 2 3 6, 2 3 6 और 6 दुने के बाद यानी 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब इनका हम क्या लेंगे, इन संख्याओं को क्या निकाल लेंगे, इन संख्या का सार गुणनखंड निकाल लेंगे, सार गुणनखंड, सार। अब इन दोनों संख्या का क्या निकालेंगे, सार गुणनखंड निकालेंगे। तो सार गुणनखंड निकाल लेते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो एक संख्या 2 हो गया, फिर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 हो गया। तो इस तरह हमें क्या मिला, 4 मिला। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 4 और 12 का HCF बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग बना लिए। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। क्वेश्चन नंबर ई को देखिएगा, 12, 72 और 84, 12 है और 72 है और क्या है, एक 84 है। तो अगर इन 3 ठो संख्या दिया हो तो क्या कर लेंगे, इससे घबराने की बात नहीं है। 3 ठो दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर लेंगे, तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और उसके बाद से क्या कर लेंगे, इसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहले हम लोग 12 का निकाल लेते हैं। पहले हम लोग 12 का निकालेंगे, 2 6 बार में, फिर 2 3 बार में, फिर यहाँ पर क्या 72 का निकालने का है तो 2 यानी 36 बार में, फिर 2 18, फिर 2 9, फिर 3 और यहाँ पर के 84 को निकालने का है 2 से, तो यहाँ पर 42 हो जाएगा, फिर 2 से 21 हो जाएगा, फिर 3 से 7 हो जाएगा, फिर 7 से 1 हो जाएगा। तो हम लोग पहले इन सब का निकाल लेते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3। उसी तरह 72 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो मिला, 2 गुने 3 उसी तरह 84 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड बराबर क्या मिला, 2 गुने 3 गुने 7। अब इन सब संख्या को क्या कर लेंगे, सार गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देख रहे हैं कि इन संख्या का सार गुणनखंड बराबर एक यहाँ पर 2 है, एक यहाँ पर 2 है, एक यहाँ पर 2 है। यानी हमें क्या हो रही है, 3 संख्या है तो तीनों संख्या में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 2 है, तो हम लोग तीनों संख्या में 2 मिल गया, तो हम लोग यहाँ पर 1 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो तीनों संख्या में 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर भी 2 लिखती है। फिर यहाँ पर गए तो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, हम 3 लिख देंगे। इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, 2 दूना के 4 और 4 3 12 सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अतः हम कह सकते हैं कि अतः संख्या 12, 72 और 84 का मौसा 12 होगा। यानी स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मौसा आता है वो क्या होता है, वो तीनों संख्या का फैक्टर होता है, यानी तीनों संख्या को काटने वाला होता है। कि ये क्या कर देगा, यानी इन तीनों संख्या को ये क्या करेगा, पूरी विभाजित कर देता है। यानी मौसा वो संख्या होती है, यानी जो फैक्टर आता है वो क्या होता है, इन तीनों संख्या को भाग लगाने पर वो पूरा कट जाएगा। देखिए अगर 12 में हम 12 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी एक बार में ये कट जाएगा।
फिर 12 में हम इसको 72 से भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 बार में कट जाएगा। फिर 12 में हम इसको भाग लगाएंगे 84 से, कितने बार में कट जाएगा, 82 यानी जो संख्या यहाँ पर हम लोग एचसीएफ के रूप में निकाल रहे हैं वो संख्या क्या कर रही है, जो भी संख्या दिया रहता है उसको उसका फैक्टर होता है, यानी उसको वो काटने वाला होता है, उसका डिविजुअल होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन अगले एफ पर। अब एफ में दिया हुआ है 70, 105, 105 और 175। इसको भी हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, इसको भी हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, उसके बाद से हम लोग इसको देखेंगे। तो 2 से गए तो यहाँ पर हो जाएगा 35, फिर यहाँ पर कितने बार से जाएंगे, 5 से गए तो 7 5 35, अब यहाँ पर 7 से गए तो 1। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5 से जाएंगे तो 5 दूना के 10, 5 एकम 5, फिर 3 से गए तो 7, फिर 7 से गए तो 1। यहाँ पर हम लोग 5 से जाएंगे तो कितने बार में मिलेगा, 3 5 15, 3 5 15, 50 25, फिर यहाँ पर 5 से गए तो 7 5 35, फिर यहाँ पर 7 से गए तो 7 एकम 7। यानी हम लोग 70 का अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 5 गुने 7, यानी 70 का अभाज्य गुणनखंड निकालने गए तो 2 गुने 5 गुने 7 यानी 2 5 7 हमारा क्या हो जाएगा, इनका फैक्टर होगा। अब बात कर लेते हैं 105 का अभाज्य गुणनखंड। 105 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। यानी हम लोग इसको निकालने गए तो 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। उसी तरह 175 का देखने गए, 175 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या मिला, 5 मिला, फिर 5 मिला और फिर 7 मिला। अब हम इन संख्याओं को क्या कर लेंगे, सार गुणनखंड देख लेंगे। तो इन संख्या का सार्व गुणनखंड बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 है और किसी में 2 है नहीं है तो हम लोग नहीं लेंगे। फिर आगे बढ़ गए तो 5 है और यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है तो 5 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर हम लोग 7 लिख दिए। तो क्या मिला हमको, 35 मिला। यानी हम कह सकते हैं अतः इन संख्या का मौस यानी महत्तम समावर्तक 35 होगा। 35 होगा। अगर 35 को भाग लगाएंगे तो ये आसानी से हमको क्या कर लेगा, इसको फैक्टर कर लेगा यानी काट लेगा। तो हमारा क्या मिला, 70 और 105 और 135 का एचसीएफ का मिला 35 मिला। इस तरह हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर एफ को अच्छी तरह से कर लिए। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर जी पर। एक हम लोग जी देख रहे हैं। जी में दिया हुआ है 91, 112 और 49। 91, 112 और 49। इन सभी को, इन तीनों संख्याओं को क्या कर लेंगे, पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 91 को निकालने जाएंगे, 91 को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 से जाएगा, 13 7 91। फिर हम लोग 112 को निकालने जाएंगे और 49 को, तो इसमें क्या हो जाएगा देख रहे हैं, 3 से निकालने जाएंगे तो 3 के 9 और 4 3 12। फिर क्या हो जाएगा, 17 से निकालेगा तो 17 2 से तो 17 दूना के 34। फिर 17 से तो 17 कम 17, 3 के 9, यहाँ पर 2 हुआ, 3 के 9, 3 के 9 9, यहाँ पर 2 हुआ, 22 हो गया तो नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं कटेगा,
यहाँ पर 2 2 4, 4 से कटाएंगे। 1 से 12 को हम लोग 4 से कटाएंगे, 4 से ले जाएंगे इसको, यहाँ पर 2 से पहले ले जाते हैं, 2 से देखेंगे तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, फिर 2 से देखेंगे तो 2 दूना के 4, 8 दूना के 16, फिर यहाँ पर 2 से देख रहे हैं तो 2 से क्या हो जा रहा है, 2 से 14 दूना के 28, फिर 2 से 7 दूना के 14, फिर 7 से 7 एकम 7, फिर यहाँ पर जाएंगे तो 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिला, देख रहे हैं 91 का गुणनखंड बराबर 13 गुना 7। उसी तरह 112 का गुणनखंड बराबर 2 गुने 7। उसी तरह 49 का गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुने 7। अब हम लोग इन संख्या का क्या कर लेंगे, इन संख्या को हम लोग सार गुणनखंड निकाल लेंगे। तो इन संख्या का सार गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 7 मिल रहा है, यहाँ पर 13 इन संख्या में नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, और क्या है 7 है, यानी एक साथ है और क्या है, यानी इन संख्या को हम लोग देखने जा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, साथ ही हमारा मिल रहा है, एक और कोई संख्या मिल नहीं रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः इन संख्या का HCF बराबर 7 होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को अपने सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो निम्न का मौसक क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि निम्न का मौसक क्या है। तो 2 के 1 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के 1 में देखने जा रहे हैं कि कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याएं का मौसक निकालना है, यानी दो क्रमागत संख्या का मौसक क्या है। 2 क्रमागत संख्या बोला गया है, यानी क्रमागत का अर्थ क्या होता है, क्रमागत यानी एक के बाद से एक, यानी एक के बाद से एक होना क्या होता है, क्रमागत होता है। तो जैसे कि हमें बोला गया है कि 2 क्रमागत संख्या का मौसक क्या है, तो मान लीजिए कोई भी 2 क्रमागत संख्या उठा लीजिए और उनका मौसक हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर 2 क्रमागत की बात कर रही है तो हम मान लीजिए कि 6 और 7 हम लोग क्या ले लिए, 2 संख्या ले लिए, और इनको हम लोग क्या कर लेंगे, इनको हम लोग इसका HCF निकालेंगे। तो HCF हम लोगों ने क्या किया था कि 2 तरह से हम लोग आपको बताया था, 3 तरह से आपको हमने बताया था निकालना। तो आप क्या कर लीजिएगा, इसको गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, चाहे अपवर्तक विधि से निकाल सकते हैं, चाहे क्या कर सकते हैं, वो भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो देखने जाएंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, और एक 3 हो जाएगा, और एक 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम 7 की बात करें तो 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। इसके बाद से और कोई संख्या है 7 को काटने वाला नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि इन संख्या में सार्व गुणनखंड की बात करें तो हमें कौन कौन सी संख्या मिल रही है, और एक मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, और एक मिल रहा है, और कोई संख्या है जो इसको मिल रहा है, और कोई संख्या है जो इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 1 दिख लिए और एक यहाँ पर 1 दिखा। तो हमें क्या मिला, सार्व गुणनखंड में देखने गए तो क्या मिला, 1 ही मिला। और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। तो हम लोग सार्व गुणनखंड निकालने गए तो हमें क्या मिला, हमें क्या ज्ञात हुआ, 1 ज्ञात हुआ। तो हम लोग इन संख्या का सार्व गुणनखंड 1 हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि 6 और 7 का
मस बराबर 1 होगा, 1 होगा। ठीक है, क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लिए, 1 होगा। हम लोग इसको भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे 6 और 7 को दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 भागा 7 करेंगे, यानी छोटी संख्या को हम लोग बाएं साइड रखते हैं और दाहिनी संख्या से हम लोग यानी जो बड़ी संख्या होती है उसमें उसके भाग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 में जब 7 से भाग कराएंगे तो क्या होगा, 6 का 6, 6 दूनी 12, यानी 2 बार जब पढ़ने गए तो उससे यानी 7 से अधिक हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 बार पढ़ेंगे। तो 6 एकम 6 पढ़ लिए, हमें घटकर क्या मिला, 1 मिला। घटकर क्या मिला, संख्या 1 मिला। और फिर कब तक उसका भाग लगाना है, जब तक उसको कट कर शेष शून्य ना हो जाए तब तक ले हम लोग उस संख्या को भाग लगाते रहेंगे। यानी जो हमारा संख्या होगी उसको भाग लगाते रहेंगे, कब तक, जब तक हमें कट कर शून्य प्राप्त ना हो जाए। यानी जब शून्य प्राप्त हो जाएगा तब हम लोग एचसीएफ उसका आसानी से निकल जाएगा, आसानी से उसको हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग घटाए तो 1 मिला। अभी मेरा संख्या यहाँ पर 6 है तो इसको हम लोग फिर इसमें भाग के रूप में डाल दिए, भाग के रूप में डाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 छवा 6, यानी 1 के पारा 6 वाले पढ़े तो हमें क्या मिला, 6 क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो हमें क्या होगा, हम बतलाए थे, बेसिक में बतलाए थे कि जब हमारा कट कर शेष शून्य हो जाता है तो यानी उसके दाहिने उसके बाएं वाले हिस्सा, यानी जो हमारे बाएं वाला हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है, जिससे हम लोग भाग देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, वही तो हमारा एचसीएफ होता है, वही तो हमारा मौसा होता है। तो हम लोग यहाँ पर हमारा मौसा क्या मिल गया जी, मौसा हमारा क्या मिल गया, 1 मिल गया। इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने 2 के 2 पर। 2 के 2 में देखेंगे, 2 के 2 में देखेंगे कि 2 क्रमागत सम संख्याएं। 2 के बी में देखेंगे कि 2 क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं के एचसीएफ बराबर वाट, सम संख्या के एचसीएफ बराबर वाट। यानी अब क्या करना है, वहां पर तो कोई सम विषम का मान नहीं दिया था तो हम लोग आसानी क्रमागत बोला गया था तो हम लोग क्रमागत उसको निकाल लिए और उसका एचसीएफ बतला दिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोला गया, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या यानी क्रम के अनुसार क्या होना चाहिए, दोनों सम संख्या होना चाहिए। तो जो हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखेंगे कि 4 को ले लिए, 6 को ले लिए, यानी दोनों क्रमागत सम संख्या है ना। हम जानते हैं कि 2 सम संख्याओं के बीच में क्या होता है, विषम संख्या होती है। तो इसके बीच में कौन सी संख्या है, विषम, 5 है। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, दोनों संख्या क्या हो गई, सम संख्या हो गई। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग वही विधि अपनाएंगे, या तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे या तो उसको भाग विधि से निकालेंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, उसके बाद से हम लोग भाग विधि से देखेंगे। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 कर लिए। ठीक है बाबू। अब उसी तरह 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, यानी हमारा 2 गुने 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, इन संख्या का सार्व गुणनखंड। अब इन संख्या का सार गुणनखंड पता करेंगे कि आखिर इन संख्या का सार गुणनखंड कौन है। तो सार गुणनखंड का अर्थ ही होता है कि दोनों में समान संख्या मिलना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 में, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हमारा 1 2 मिल गया। फिर हम लोग यहाँ पर गए और यहाँ पर गए तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, दोनों में कॉमन नहीं हो रहा है, तो इस संख्या को हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः 4 और 6 का एचसीएफ यानी मौसा क्या हो जाएगा, 2 होगा। ये तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड से निकाल लिए। अगर भाग विधि से निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, 4 भागा 6, 4 एकम 4 है ना करेंगे,
घटाएंगे तो 2 मिलेगा, फिर हम लोग 2 से इसको भाग कराएंगे, काहे कराएंगे कि हमें मालूम है कि हमें कब तक काटना है, जब तक ले हमें शेष शून्य प्राप्त ना हो जाए। जब शेष शून्य प्राप्त हो जाएगा तब हम उसको छोड़ देंगे, उसके बाद से हम लोग बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब इसको हम लोग 4 से काटने गए तो 4 एकम 4 मिला और घटा दिए तो 2 यहाँ पर शेष बच गया, फिर इस 4 को हम लोग यहाँ पर उठाकर रख दिए तो हम 2 दूना के 4 यानी 2 बार में खत्म, इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। अब हम लोग इसके ऊपर वाले संख्या को पकड़ लेंगे, यानी जो जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे हैं उस संख्या को पकड़ लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 6 का मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इस तरह हम लोग आसानी से इसको कर लिए। अब आप बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मेरा सी नंबर, देखेंगे कि 2 क्रमागत विषम संख्या है, यानी 2 के सी में देखेंगे कि 2 क्रमागत विषम संख्या का एचसीएफ बराबर वाट। इसमें क्या करना है, 2 क्रमागत विषम संख्या लेना है, यानी कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्या को क्या कर लेंगे, ले लेंगे और उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, आसानी से हमें मालूम चल जाएगा। हम उसमें पहले वाले में हम क्या किए थे कि जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे उसमें क्या कर, कोई भी आप संख्या सम संख्या की बात करें तो कोई भी संख्या ले सकते हैं, उसका एचसीएफ समान ही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे सी नंबर में। तो सी नंबर में हमारा क्या दिया है, 2 क्रमागत विषम संख्या। अब हम लोग यहाँ पर विषम संख्या की बात करेंगे। तो विषम संख्या में क्या होती है, यानी एक संख्या, यानी 2 विषम संख्या के बीच में एक संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। तो मान लीजिए कि 2 विषम संख्या की बात करें तो 2 विषम संख्या बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, एक 5 हो गया। ठीक है, तो अब इस संख्या को क्या कर लेंगे, 3 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, एगो 1 हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा, एगो 1 हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह 5 का अभाज्य गुणनखंड बराबर एगो 1 हो जाएगा, एगो 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद से क्या कर लेंगे, इन संख्या का सार्ग गुणनखंड क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या है जो हमें क्या मिल रही है, सार्ग गुणनखंड के रूप में मिल रही है। तो देख रहे हैं कि एक हमारा क्या है, सार्ग गुणनखंड है, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन है तो क्या है, सार्ग गुणनखंड है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक हमारा क्या हो गया, सार्ग गुणनखंड हो गया। तो अतः कह सकते हैं कि अतः 3 और 5 का मौसा बराबर 1 होगा। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो गया है, माफ कीजिएगा। अब क्या कर लेंगे कि अब क्या करेंगे, इसको हम लोग भाग विधि से भी निकाल लेते हैं। तो 3 और 5 को जब हम लोग भाग विधि से निकालने जाएंगे तो एक बार में जाएगा, एक हो कर लिए, यहाँ पर 3 कर लिए, घटाएंगे, 5 में से 3 गया, कितना होगा, 2 होगा बाबू। अब यहाँ पर 2 से क्या कर लेंगे, 3 को भाग लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 2 एकम 2 फिर करेंगे, क्योंकि 2 बार में करेंगे तो 4 बेसी हो जाएगा। हमें क्या करना है, उससे यानी जो हमें जिससे भाग लगा रहे हैं उस संख्या से कम लाना है। यानी ये तो भागे तो कर रहे हैं, जस्ट लाइक भागे कर रहे हैं, इसको भी ध्यान रखना कि जस्ट लाइक भागे कर रहे हैं। तो भाग के नियम क्या आता है, या तो हमारे बराबर लाइए नहीं तो हमसे कम लाइए। भाग का नियम क्या होता है, या तो हमारे बराबर लाइए यानी 3 के बराबर लाइए, नहीं तो हमसे कम लाइए, तभी हम लोग सही होंगे। नहीं तो हमसे बेसी फानिएगा तो क्या हो जाएगा, वो सरासर रंग हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर 2 के पाना पड़े तो 2 एकम 2, यहाँ पर 2 हो गया, घटाएं, फिर 1 मिला, फिर हम इसको यहाँ पर उठाकर कर दें, यानी 2 को यहाँ पर उठाकर रख दें। तो यहाँ पर क्या, 1 पारा में 2 बार में 2 कट गया, हमारा कट गया। अब हमें यहाँ पर क्या, हमें क्या मिलेगा, यानी शेष के ऊपर वाली संख्या को हम लोग पकड़ लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौसा बराबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग अपने काम आसानी से कर लिए। अब बात कर लेते हैं, ये हमारा 2 का
तीनों क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब बात कर लेते हैं 3 के 1 में। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 देखेंगे। 4 और 15 दिया हुआ है, 4 और 15, यानी इसमें क्या कहा गया है कि निम्न का मौसा अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। यानी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए थे उसी तरह इसको भी बनाना है, लेकिन इसमें क्या करना है कि इसमें और दे दिया है, तो और से आपको घबराना नहीं है, और कुछ नहीं है, यानी 2 संख्या है उसके बीच में और जोड़ने के लिए कह दिया है। तो 4 और 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, उसको ज्ञात करेंगे। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 हो जाएगा, 2 गुने 2 हो जाएगा। और उसी तरह 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 हो जाएगा, 3 गुने 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुने 5 हो जाएगा। अब हम लोग इन संख्या में देख रहे हैं, इन संख्या में सार्व गुणनखंड क्या हो रहा है, सार्व गुणनखंड हमें नहीं मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, चूंकि इन संख्या में, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि इन संख्या में एक को छोड़कर कोई अन्य संख्या सार्व गुणनखंड नहीं है। यानी इन संख्या में जब हम लोग सार्व गुणनखंड खोजने गए, सार्व गुणनखंड मालूम करने गए, तो क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। और इन सभी संख्या में क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड 1 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 4 और, अतः कह सकते हैं हम, अतः 4 और 15 का मौसा बराबर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग फट इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका भी 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी इन सभी संख्या में क्या हो जाएगा, सार्व गुणनखंड 1 को हम लोग उसको ले लेंगे। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 और 15 का मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भाग विधि से भी बना सकते हैं। जैसे 4 और 15 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 15 को 3 बार में ले जाएंगे, तो 4 3 12, यहाँ पर 3 होगा। फिर यहाँ पर 4 को भाग लेंगे, 4 कम 4, यहाँ पर 3 हुआ 1, यहाँ पर 1 3, यानी हमारा क्या मिला, मौसा बराबर क्या मिल गया, हमें 1 मिल गया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन संख्या में 1 को छोड़कर, यानी एक ऐसी संख्या है जो इनका सार्व गुणनखंड है। बाकी हम लोग देख रहे हैं कि इन संख्या में सार्व गुणनखंड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सार्व गुणनखंड उन सभी संख्या को नहीं कहेंगे जो हमारा, लेकिन एक है ऐसा संख्या जो दोनों में क्या है, सार्व गुणनखंड है। तो हमारा इन सभी का मौसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने 3 के बी पर। तीन के बी में देखेंगे 8 और 9, 8 और 9। तो 8 का हम लोग निकालने जाएंगे, 8 का गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 हो गया। उसी तरह 9 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुने 3। अब हम लोग इन संख्या में देख रहे हैं कि इन संख्या में क्या हो रहा है, इन संख्या में 1 को छोड़कर कोई अन्य संख्या सार्व गुणनखंड नहीं है। अतः 8
और 9 का 8 और 9 का HCF बराबर 1 होगा। यहाँ पर भी हम लोग देखने को है कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, सात गुणनखंड नहीं मिल रहा है और इन संख्या में एक ऐसी एक संख्या है जो इन दोनों संख्या का क्या है, सात गुणनखंड है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, 8 और 9 का सात गुणनखंड यानी 8 और 9 का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर देखने गए 8 भागा 9 करेंगे तो 8 कम 8, यहाँ पर हमारा 1 मिला, 1 8 8 भाग कराएंगे तो 1 8 8 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी हमें क्या मिलेगा, मौसम बराबर हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी को देखेंगे, दिया हुआ है 4 और 13, 4 और 13। तो 4 को हम लोग जब निकालने जाएंगे, 4 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड बराबर 2 गुने 2 हो जाएगा और 13 का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 1 गुने 13 यानी 1 गुने 13 मिला। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर लेंगे, इन संख्या का सर्व गुणनखंड 1 को छोड़कर कोई अन्य संख्या सर्व गुणनखंड नहीं है। इसलिए 4 और 13 का मौसम बराबर 1 होगा। यानी 4 और 13 का मौसम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं 4 और 13 का, 4 3 12, 1 1 4 4, यानी हमारा क्या हो गया, यानी मौसम हमें क्या मिला, मौसम हम लोग जब देखने गए तो हमें 1 मिला, क्योंकि 4 में 3 से भाग 4 में भाग लगाए 13 से, तो 4 3 12, यहाँ पर घट कर आ गया 1। अब 1 में जब 4 से भाग लगाएंगे तो 1 के पारे में 4 बार में क्या होगा, 4 मिला, यानी 4 कट कर आ गया। जब हमें यहाँ पर शेष 0 मिल गया तो शेष की ऊपरी वाले संख्या जिससे हम लोग भाग लगा रहे वही हमारा क्या होता है, मौसम होता है, जो हमें मौसम के रूप में 1 मिला। यानी 4 और 13 का मौसम क्या हुआ, 1 हुआ। इस तरह हम लोगों ने अपने प्रश्नावली 3.3 को सभी क्वेश्चनों को हल किया, उसको अच्छी तरह से समझा। अगर अपने थॉट के सीड्स को एक्शन का पौधा बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।